हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रिस्टाइन क्लासेस में, जहां आज हम लोग करने वाले एनसीटी 2023 की हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिस्कशन। तो चलिए, क्वेश्चन पे डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा कुछ चीजों के बारे में जान लेते हैं। तो उससे पहले आप सभी लोग हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम ऑफिशियल ऐप, टेलीग्राम, इन सबको ज्वाइन कर लीजिए। और इसके बाद आप हमारे हेल्पलाइन नंबर, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7309733765 पे कॉल कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आप लोग को दो अगर आप लोग भी करना चाहते हैं 2023 में एनसीटी की तैयारी, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे 2026 के बैच के साथ, जिसमें 2026 में बैच लाया गया हमारे प्रिस्टाइन क्लासेस जो है उसके द्वारा। तो ग्रुप बैच 2.0 जिसमें आपको कराए जाएंगे, जिसमें आपको मिलने वाले हैं लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स, टेस्ट सीरीज, ई बुक और 1-to-1 गाइडेंस। अगर आपको इससे संबंधित भी कोई डाउट हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। बाकी जो ग्रुप बैच 2.0 लाएगा उसमें काफी सारे कोर्सेस जैसे हैं बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीकॉम, बीएड, नॉन डेमेंट जैसे बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि काफी मिनिमम फीस में होंगे। तो चलिए, आप लोग हमारे एप्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि प्रिस्टाइन क्लासेस के नाम से है। तो बढ़ते हैं 2026 के लिए, जो लोग सारे लोग प्रिस्टाइन कर रहे हैं एनसीटी की तैयारी, तो वो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपना आधार बनाते हुए तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, उसी के साथ यूट्यूब पे आप लोगों की क्लास जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं कि जो 2026 में आने वाला पेपर है उसका पैटर्न क्या होने वाला, 2026 में जो आने वाला पेपर है उसका पैटर्न क्या होने वाला है। तो जैसे कि टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, 28। कितने क्वेश्चन रहेंगे, 28 क्वेश्चन रहेंगे। और हमें करना कितना रहेगा, तो 25 क्वेश्चन करना क्या होगा, कंपल्सरी रहेगा। वहीं पे बात करें कि अगर आप सही करते हैं तो आपको कितने नंबर मिलते हैं, 100 नंबर मिलते हैं। वहीं पे अगर आप सही करते हैं, टोटल क्वेश्चन जो नंबर होंगे वो कितने होंगे, 100 होंगे। अगर आप सही करते हैं तो आपको 4 नंबर, वहीं आप एक गलत करते हैं तो कितना चला जाएगा, 1 नंबर आपका माइनस मार्किंग में चला जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो 2023 का जो पेपर है उसमें टोटल क्वेश्चन कितने पूछे गए थे, 25 क्वेश्चन थे। और अगर 24 में देखा जाए तो 28 थे, 25 में वे भी कितने थे, 28 थे। तो 26 में जो होंगे वो कितने होंगे, 28 क्वेश्चन आने वाला है। ये आपका पैटर्न है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पे अगला नंबर, पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि ही रिव्यूड सुदर्शन लेक, यानी कि किसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सुदर्शन जो झील है उसके बारे में पूछ रहा है कि जो सुदर्शन झील है, ठीक है, उसका पुनर्निर्माण किसने कराया। क्या कह रहा है, उसका पुनर्निर्माण किसने कराया। तो किसकी बात कर रहा है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसके द्वारा कराया गया। तो हम कह सकते हैं कि जो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण, मान लीजिए कि क्वेश्चन एग्जिट में कहना क्या चाह रहा है कि मान लीजिए जो सुदर्शन झील था वो बना हुआ था, अब वो थोड़ा बिगड़ गया, चाहे जो भी हुआ, अब ये बिगड़ गया, तो इसको दोबारा से किसने बनाया। तो ये जो रुद्र दमन नाम है उन्होंने कराया, किसने करवाया, रुद्र दमन ने। और जब इन्होंने करवाया तो कह सकते हैं कि इन्होंने अपने निजी, जैसे कि होता है ना, पर्सनल खर्चों से, पर्सनल जो अकाउंट होता है अपने खर्चों से इनका सुदर्शन झील का इसने क्या किया, निर्माण कराया, ठीक है, रुद्र दमन ने। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, मुगल आर्टिस्ट मीर सैयद अली किस मीर सैयद अली वाज एसोसिएटेड विथ द कोर्ट ऑफ, यानी कि जो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मुगल चित्रकार मीर सैयद अली था, किस शाही दरबार से जुड़े थे। मीर सैयद अली जो थे किस शाही दरबार से जुड़े हुए थे। कहाँ आपके पहली बात तो ये किस दरबार की बात कर रहा है, यानी किस मुगल चित्रकार था, क्या था ये, अगर बात किया जाए तो मुगल क्या था, चित्रकार था। कौन था, तो हम कह सकते हैं कि जो मुगल चित्रकार था वो कौन था, मीर सैयद अली था। क्या था, मीर सैयद अली था। अब ये पूछ रहा है कि किसके दरबार से संबंधित, यानी कि मुगल साम्राज्य से संबंधित था, क्या था, चित्रकार था। अच्छा, जो मतलब कि मीर सैयद अली था, इसी के समय काल को जो चित्रकारी का हम लोग कह सकते हैं स्वर्ण युग, क्या बोलते हैं, स्वर्ण युग, ठीक है। तो ये किस दरबार से संबंधित था, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दरबार किसका था, हुमायूं का। किसका दरबार था, हुमायूं का दरबार था। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, ए चला जाएगा। जो मीर सैयद अली था, ठीक है, वो मतलब कि मीर सैयद अली किस शाही दरबार से संबंधित था, तो हम कह सकते हैं कि हुमायूं का जो दरबार था उसी के दरबार से क्या था, जो चित्रकार था मीर सैयद अली, वो क्या था, संबंधित था। अब इसके बाद जो यहाँ पे इसी युग को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर्ण युग। चित्रकारी का हम लोग क्या करते हैं, पेंटिंग का जो था उसका हम क्या बोलते हैं, इसको स्वर्ण युग। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन सभी को क्लियर है। अब आते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है
द फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस वाज अटेम्प्टेड इन, ठीक है, यानी कि पहली भारतीय जनगणना का प्रयास कब हुआ। अच्छा, जनगणना की थोड़ा सा यहाँ पे बात करें, सेंसस जो है उसकी बात करें, तो पहली भारतीय जनगणना जो हुआ था कब हुआ था, 1872 में हुआ था। कब हुआ था, 1872 में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, तो हम कह सकते हैं कि मेयो, लॉर्ड क्या था, लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, ठीक है, तो यानी मेयो के शासनकाल में हुआ था। अच्छा, बस ये कह सकते हैं कि जो यानी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। अब इसके बाद अगर बात किया जाए, लॉर्ड मेयो के जब शासनकाल में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, तो क्या ये मतलब कि लगातार चली, नहीं, ये लगातार नहीं चली। कब तक चली, तो मतलब कह सकते हैं कि ये लगातार कब चला, तो ये सेंसस जो हुआ दोबारा जो हुआ कब हुआ था, 1881 में जो हुआ था, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था जो, ठीक है, वो क्या हुआ है, कह सकते हैं कि वो रेगुलर था। रेगुलर था तो ये कह सकते हैं कि हर 10 मतलब प्रत्येक 10 साल पे क्या होने वाला था, फिर जनगणना यहाँ से स्टार्ट होने वाला था। किसके शासनकाल से, लॉर्ड रिपन के काल से। लेकिन जो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, बस पहली बार जनगणना हुआ था, ठीक है। तो अब आते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज स्टोन, ठीक है, फॉलोइंग स्टोन इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड द हिस्ट्री ऑफ गिल्ड ऑफ स्किल वेबर्स हु ओरिजिनली लिव्ड इन लता गुजरात, यानी कि लता गुजरात की बात कर रहा है। क्या कह रहा है यहाँ पे, तो क्वेश्चन हिंदी में समझाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख, किसकी बात कर रहा है, शिलालेख किससे संबंधित रेशम कारीगरों के एक गिल्ड के इतिहास को दर्ज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले किस क्षेत्र की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि ये गुजरात वाले क्षेत्र की बात कर रहा है। अब ये कहता है, यहाँ को क्वेश्चन जो कह रहा है कि मतलब जो यहाँ पे मतलब कि शिलालेख के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, शिलालेख के बारे में पूछा। अब शिलालेख के बारे में पूछना क्या चाहता है, क्वेश्चन को समझा जाए तो यहाँ पे गुजरात की बात कर रहा है, हमें गुजरात दिया लटा वाला क्षेत्र, ठीक है, यानी लाटा दिया गुजरात में। अब यहाँ पे कह रहा है कि गुजरात में कौन सा ऐसा शिलालेख है जो मतलब ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है कि मतलब गुजरात से संबंधित है, और ये मतलब दर्शाता है क्या है कि किसको, कि रेशम जो व्यापारी होते हैं, कैसे रेशम उत्पादन करता है जो व्यापारी जो होते हैं, उनके समूह को कौन सा शिलालेख मतलब बताता है। तो ये कह सकते हैं कि एक समय के जैसे कह सकते हैं इतिहास अगर हम लोग पढ़े तो पुरानी चीजों को अगर लिंक करके पढ़ा जाए तो काफी अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शिला, रेशम कारीगर, यानी व्यापारी की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, सॉरी ये कारीगर कर लिया जाए, कारीगर कर लिया, ठीक है। और रेशम कारीगर के गिल्ड के इतिहास को दर्ज कराता है। यानी ये जो मतलब कौन सा शिलालेख ऐसा था जो किससे संबंधित है, तो रेशम मतलब उत्पादन करने वाले जो मतलब रेशम से संबंधित जो कारीगर है उनसे है। तो यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन तो कौन सा शिलालेख है, तो यानी यहाँ पे जो कौन सा शिलालेख है तो हम कह सकते हैं जो मंदसौर शिलालेख है वो क्या है, रेशम कारीगर से संबंधित है। अच्छा, ये गुजरात में रहने वाले जो रेशम कारीगर थे उन्होंने क्या किया कि एक समूह बनाया, एक क्षेत्र से क्या चले गए, वो दूसरे क्षेत्र में जब चले गए तो उसी को हम लोग बोलते हैं गिल्ड वाला प्रोसेस, यानी गिल्ड यहाँ पे, ठीक है। तो यानी हमारा जो ऑप्शन चला जाएगा वो क्या हो जाएगा, दूसरा, यानी मंदसौर शिलालेख क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पे, द मुगल ऑथर, ठीक है, यानी क्वेश्चन 5 नंबर जो कह रहा है मुगल ऑथर, ठीक है, सदुल्ला खान was associated with revising which of the following text, यानी कि मुगल लेखक सदुल्ला खान निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के संशोधन से जुड़े थे। तो हम कह सकते हैं जो सदुल्ला खान था वो किससे संबंधित था, तो हम कह सकते हैं बादशाह नाम से संबंधित था। यानी यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा था कि जो सदुल्ला खान था, ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्वेश्चन सब लोग ध्यान दीजिएगा, सदुल्ला खान की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सदुल्ला खान, ठीक। जब सदुल्ला खान की बात कर रहा है तो सदुल्ला खान मतलब कि कह रहा है कि किस ग्रंथ का अनुवाद किया, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि बाबर नामा जो था, सॉरी बादशाह नामा जो था उसका इसने क्या किया, अनुवाद किया। हाँ, जो बादशाह नामा था उसका इसने क्या किया था, अनुवाद किया था। किसने किया था, तो सदुल्ला खान ने, ठीक है। क्वेश्चन जो कह रहा था यही क्वेश्चन कह रहा था कि सदुल्ला खान ने, ठीक है, मुगल साम्राज्य से संबंधित जो किस ग्रंथ का अनुवाद किया था, तो बादशाह नामा का। अब यहाँ पे जब बादशाह नामा आ गया तो बादशाह नामा की अगर बात किया जाए तो इसको लिखा किसने था, तो अब्दुल लाहौरी ने, किसने लिखा था, मीर अब्दुल लाहौरी था, जो लाहौरी था, ठीक है, उसने लिखा था। अब आते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगले नंबर जो क्वेश्चन वो कह रहा है कि डचों ने, ठीक है, वेयर डिड द डच एस्टैब्लिश्ड देयर बेस इन इंडिया इन 1605 की बात कर रहा है, यानी 1665 की बात कर रहा है। तो यहाँ पे डचों ने 1605 में भारत में अपना मुख्यालय कहाँ स्थापित किया। अब बात किसकी कर रहे हैं, डच यानी भारत में आने, तो भारत में
यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि डचों ने अपनी पहली जो मतलब मुख्यालय कहाँ पे स्थापित किया, तो क्वेश्चन का आंसर जो चला जाएगा वो क्या हो जाएगा, मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे चला जाएगा, मसूलीपट्टनम में। लेकिन वहीं पे जब बात किया जाए कि भारत में जो व्यापारी मतलब व्यापार करने वाले लोग आए थे, भारत में जो व्यापार करने वाले आए थे, तो वो सबसे पहले कौन थे, ठीक है, तो वो कह सकते हैं सबसे पहले कौन थे, पुर्तगाली। फिर कौन से आए थे, तो फिर कह सकते हैं कि डच आए थे। फिर कौन आए थे, फिर इसके बाद इंग्लिश जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आई थी। फिर इसके बाद कौन आया, तो लास्ट में कौन, फ्रांसीसी आए थे। ये आने का क्रम आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में कभी न कभी पूछे कि सबसे पहले कौन आया था, ये क्रम पूछ सकता है। यानी कि यहाँ पे क्रम क्या होगा, सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली। फिर कौन आए थे, डच आए थे। फिर कौन आया था, तो कह सकते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो आई थी, यानी अंग्रेज यहाँ पे हो जाएंगे। फिर कौन आया था, तो फ्रांसीसी, यानी 4 आए थे। और चारों में सबसे पहले कौन आया था, ये तो कॉमन क्वेश्चन है कि सबसे पहले कौन आए थे, तो पुर्तगाली जो थे, पुर्तगाली जो थे वो क्या थे, सबसे पहले आए थे, कह सकते हैं सबसे पहले आए थे। अच्छा, और ये सबसे बाद में जाते हैं, यानी कि सबसे लास्ट में तो जाने वाला भी कौन होता है भारत से, तो पुर्तगाली ही होते हैं, और सबसे पहले आने वाला कौन होता है, पुर्तगाली। ठीक है, तो यानी हमारा जो क्वेश्चन चला जाएगा कि जो डचों ने अपना पहला मुख्यालय कहाँ स्थापित किया, तो हम कह सकते हैं कि मसूलीपट्टनम में। और वहीं पे बात करें कि डच, अभी आप लोग जब इतिहास अपना पढ़ेंगे तो सिलेबस में इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पढ़ना जरूर है, ज्यादा तो डीप में नहीं जाके, लेकिन कम ही पढ़ना है। ठीक है, तो अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो बात करें द वर्सेस ऑफ द पुरुष सूक्त आर मेंटेनेड इन, यानी पुरुष सूक्त के श्लोक किस वेद में उल्लिखित हैं। क्या बात कर रहा है, पुरुष सूक्त, यानी हमारे पास वेद की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, क्वेश्चन देखा जाए अगर तो वेद की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वेद की बात कर रहा है। जो वेद होता है, पूछ रहा है कि जो पुरुष सूक्त है वेद में, ठीक है, पुरुष, हमारे पास वेद कितने हैं, 4 हैं। चारों वेद में से पूछ रहा है कि जो पुरुष सूक्त है, ठीक है, किस वेद से संबंधित है। किसकी बात कर रहा है, जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त जो है, ठीक है, वो मतलब कि किस वेद से संबंधित है, किस वेद से संबंधित है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो पुरुष सूक्त किस वेद से संबंधित है। हमारे पास जो 4 वेद होते हैं, कौन सा, ऋग्वेद है, ऋग्वेद होता है, फिर क्या होता है सामवेद, फिर अथर्ववेद, फिर क्या होता है यजुर्वेद। अच्छा, तो हमें जो ऋग्वेद होता है उसमें क्या है, कह सकते हैं कि जो इसका 10वां मंडल है, कौन सा मंडल है, 10वां मंडल जो होता है, उसमें किसका उल्लेख है, तो पुरुष सूक्त का क्या है, उल्लेख है। किसका उल्लेख है, पुरुष सूक्त का उल्लेख है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में, 10वें में। और फिर बात करें तीसरे मंत्र में, तो गायत्री जो मंत्र होता है उसका उल्लेख है। तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। यानी कि वेद हमारे पास जो होते हैं 4 होते हैं, कौन कौन से, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे ऋग्वेद होता है, फिर क्या हो जाएगा यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद, फिर क्या हो जाएगा सामवेद। अच्छा, तीनों वेद के बारे में सबसे कॉमन क्या होगा कि ये जो सामवेद है, ठीक है, ये किससे संबंधित है, तो संगीत से। किससे संबंधित है, संगीत। यानी कि जब आप लोग कभी कदा सुनते होंगे संस्कृत में श्लोक, गाना जैसे कह सकते हैं, जो श्लोक होता है कभी कदा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो वो सब किस में है, ये सामवेद में है। वही बात करें कि अथर्ववेद में, तो बात करें कि अथर्ववेद जिसमें चिकित्सा की बात की गई है, चिकित्सा हो गया, साथ में जादू टोना, ठीक, इन सब की किसमें बात मिलती है, तो हमें अथर्ववेद में मिलता है। वहीं पर जब यजुर्वेद में बात करते हैं, तो जो यज्ञ होता है, यज्ञ की बात कर लिया जाए, कर्म की बात कर लिया जाए, ये सब किसमें है, ये अथर्ववेद में है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो पुरुष क्वेश्चन पूछा गया कि मतलब पुरुष सूक्त किस वेद में, तो आंसर चला जाएगा किसमें, ऋग्वेद में। ऋग्वेद के कौन से मंडल में, तो हम कहेंगे 10वें मंडल में। ठीक है, वही भी बात करें कि तीसरे मंडल में किसका उल्लेख किया गया, तो गायत्री मंत्र का। ठीक है, तो अपने अगले नंबर पे क्वेश्चन पे अब आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला नंबर कह रहा है कि मुगल एम्पायर अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ शहंशाह, व्हिच मीन्स, यानी कि जो मुगल सम्राट में शहंशाह की उपाधि ली जाती थी, उसका एग्जिट में मतलब क्या होता था। अच्छा, जो मुगल साम्राज्य था वहां पे अगर बात कर लिया जाए, किसकी बात किया जाए, मुगल जो साम्राज्य था उसकी बात किया जाए, तो मुगल साम्राज्य में ये जो जितने भी राजा होते थे वो मानते थे किसके समान हमें, यानी जो किसके समान अपने आप को मानते थे, देवताओं के समान। किसके समान मानते थे, देवताओं के समान। किसको मानते थे, अपने आप को मानते थे कि हम किसके समान है, देवताओं के समान, यानी समतुल्य किसके, देवताओं के। तो जब यहाँ पे मुगल साम्राज्य जो था, यहाँ पे हमें एक वर्ड दिया है शहंशाह। कौन सा वर्ड दिया है हमें, सॉरी शहंशाह ही है ना, हाँ शहंशाह है। जब शहंशाह वर्ड दिया है तो कह रहा है कि इसका मीनिंग, यानी इसका एग्जिट में अर्थ क्या है, क्या पूछा हमसे, इसका अर्थ पूछा। शहंशाह जो शब्द है इसका क्या पूछा है हमसे, अर्थ पूछा। तो इसका अर्थ होता है कि जैसे हमें पहला ऑप्शन 4 दिया है कि किंग ऑफ हिंदुस्तान, किंग ऑफ नोबल्स, सॉरी नोबल्स, यानी कि सुल्तानों का सुल्तान, किंग्स ऑफ यूनिवर्स, और चौथा क्या है, किंग्स ऑफ किंग्स, यानी राजाओं का राजा। तो हम कह सकेंगे नहीं, शहंशाह का मतलब क्या होता है, किंग्स ऑफ यूनिवर्स।
किंग्स ऑफ क्या हो जाएगा, यूनिवर्स, यानी संसार का क्या होगा, राजा, संसार का क्या होगा, राजा। अच्छा, मुगल साम्राज्य के लोग अपने को किसके किसके समतुल्य मानते थे, देवताओं के समतुल्य। तो यानी जो भी मतलब होगा वो क्या होगा, तो यानी संसार का राजा का मतलब क्या होगा, एक तो भगवान होता है, दूसरा क्या हम मानते थे, तो ये लोग अपने आप को। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन जो है, अब हमें यहाँ पे दो मतलब कि मैच करना है लिस्ट 1 से आई विथ लिस्ट 2 के साथ। तो यानी दो लिस्ट हमें दे दिया, एक लिस्ट 1 और एक लिस्ट 2। अब दोनों को हमें क्या करना है, मैच करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे मैच किया जाता है इसको। सबसे पहले गांधी जी कहाँ से थे, अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए तो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। क्या होता है, जब कंफ्यूजन हो जाता है तो इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि जिसके बारे में पहले पता हो उससे उसको मिलान कर लिया जाए। तो सबसे सबको तो पता होगा कि गांधी जी कहाँ से थे, गांधी जी कहाँ से थे, गुजरात से थे। ऑप्शन देख लिया जाए, गुजरात है, तो हम मान लेंगे तीसरा का क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा। अच्छा, ऑप्शन में देख लिया जाए कि तीसरा का दूसरा कौन सा है, तीसरा का दूसरा एक तो इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी चौथा नंबर तो कट ही जाएगा ना, क्योंकि तीसरा का हमें क्या चाहिए, दूसरा चाहिए। एक क्वेश्चन तरीका एग्जाम हॉल में सॉल्व करने का ये तरीका होगा कि मैं 4 ऑप्शन दिया है, अब चारों में से मुझे कोई सा मतलब एक दो आ रहा है, एक दो आ रहा है, बाकी मुझे दो नहीं आ रहा है, तो ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। तो पहला ये ऑप्शन तो कट गया ना, क्योंकि हमें तीसरा का क्या है, मेरा यहाँ से अगर ये वाला देखा जाए तीसरा का दूसरा होगा, तो ये वाला तो कट गया पहले। अच्छा, तीसरा का दूसरा ये भी कट गया। ठीक, अब आते अपने थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि और भी ऑप्शन दिया है मुझे, तो यहाँ पे जो पूछ रहा है कि आप बिपिन चंद्रपाल ये कहाँ से थे, तो हम कह सकते हैं बिपिन चंद्रपाल। अच्छा, सब लोग लाला लाजपत राय के बारे में सब लोग तो जानता होगा, लाला लाजपत राय कहाँ से थे, तो हम कह सकते हैं पंजाब से। स्वराज्य मेरा क्या है, नहीं, लाला लाजपत राय जो है वो किस क्षेत्र से चले जाएंगे, अब यहाँ पे पंजाब से, तो हमारा बी का क्या हो जाएगा, पहला, बी का क्या हो जाएगा, पहला। अच्छा, बी का इसमें क्या है, चौथा, इस हिसाब से मेरा ये आंसर भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आते हैं बी का पहला, मतलब कि लाला लाजपत राय कहाँ पे, पंजाब से। जब ये हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि अब तो मुझे इसमें से ऐसे आसान हो जाएगा कि हाँ चलो, अब ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर क्या होगा, यही सही होगा, क्या होगा, यही सही होगा। तो हम लोग लगा लिया जाए, सी का दूसरा, सी सॉरी, हाँ सी का दूसरा, तो सी का दूसरा हो गया, और डी का क्या होगा, पहला का चौथा, पहला का क्या होगा, चौथा, यानी बाल गंगाधर तिलक कहाँ से थे, तो महाराष्ट्र से, तो यानी ये हो जाएगा। बिपिन चंद्रपाल की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे बिपिन चंद्रपाल जो थे, डी का तीसरा, बंगाल से थे, कहाँ से थे, बिपिन चंद्रपाल कहाँ से थे, बंगाल से। इस हिसाब से पहला अगर थोड़ा सा इसको अगर देखा जाए एक सीक्वेंस में कि पूछना क्या चाहता था या जो भी था, तो यहाँ पे कह रहा है कि बाल गंगाधर जो तिलक था, तिलक थे सॉरी, वो कहाँ के रहने वाले थे, तो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। वही भी बात करें लाला लाजपत राय कहाँ के थे, तो पंजाब के रहने वाले थे। गांधी जी कहाँ के थे, तो गुजरात के थे। और वहीं पे जो बिपिन चंद्रपाल की बात करें तो वो कहाँ से थे, बंगाल से। द मनुस्मृति वाज, यानी मनुस्मृति का संकलन कब किया गया, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसकी बात करें, मनुस्मृति की। जो मनुस्मृति है उसका संकलन कब किया गया था, तो यानी हम कह सकते हैं कि जो बिटवीन, ठीक है, 200 बीसी से एंड जो 200 सेंचुरी के आसपास कब इसका जो मतलब संकलन किया गया था, किसका, तो मनुस्मृति का। अब आते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो मैच लिस्ट कर, मतलब हमें दो ऑप्शन दे दिया, यानी मैच लिस्ट आई विथ लिस्ट 2 के साथ, यानी कि क्या करना है कि एक लिस्ट दिया है मुझे यहाँ पे एक सूची और दूसरी सूची में मुझे वहां पे दिया है, दोनों को क्या करना है, मिलाना है। अच्छा, इस टाइप से भी देखिए क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट अगर ज्यादातर देखा जाए तो हर साल 1 से 2 इन चारों में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ले रहा है, जैसे कि बादशाहनामा किसने लिखा, ठीक है, बाबरनामा क्या है, ऐसे कुछ तो कुछ, आईने अकबरी किसका, मतलब कि आईने अकबरी जो किससे संबंधित है या किसने लिखा, ये क्वेश्चन हर साल अगर देखा जाए तो 2024 में भी देखा गया, 25 में भी देखा गया, ठीक है, तो आने वाले 26 में भी 100% चांस है कि इसमें से इन चारों में से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बन सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिया, अब हमें पता है कि जो आईने अकबरी है वो किसका है, तो अब्दुल फजल का, किसका है, अब्दुल फजल का। जब वो बात कर रहे हैं कि दूसरा हमें कह रहा है कि हुमायूं नामा जो है वो किसका है, तो गुलबदन जो बेगम है उनका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, गुलबदन बेगम का, यानी इसका क्या हो जाएगा, तीसरा, और इसका क्या हो जाएगा, चौथा। ठीक, अब इसके बाद जो बादशाह नामा है वो किसका है, तो हम कह सकते हैं बादशाह नामा जो अब्दुल हमीद लाहौरी हैं उन्होंने लिखा, क्या है, अब्दुल हमीद
लाहौरी। तो यानी हमारा जो क्या हो जाएगा, बादशाहनामा का क्या हो जाएगा, दूसरा। और वहीं पे जो बाबरनामा है, बाबर ने बाबर खुद ही कलाकार था, कह सकते हैं बाबर क्या था, खुद ही कलाकार था। वो अपनी आत्मकथा या जो अपना इतिहास था खुद ही अपने हाथ से लिख लिया, तो इसी वजह से जो बाबरनामा है वो किसका हो जाएगा, तो ए, यानी कि बाबर का खुद का है। तो हम कह सकते हैं कि जो पहला का क्या हो जाएगा, चौथा, दूसरा का क्या हो जाएगा, तीसरा, और इसके बाद तीसरा का क्या हो जाएगा, दूसरा, और चौथा का क्या हो जाएगा, पहला। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा पहला का चौथा, और दूसरा का तीसरा, और तीसरा का दूसरा, और ये ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, तीसरा। यानी अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आईने अकबरी जो है किसने लिखा था, तो हम कह सकते हैं कि अब्दुल फजल ने। किसने लिखा था, अब्दुल फजल ने। वहीं पे पूछा जाए कि हुमायूं नामा, तो हम कह सकते हैं कि जो गुलबदन बेगम थी उन्होंने लिखा था। क्या था, सॉरी, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। वहीं पे जो बादशाह नामा था किसने लिखा था, तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने। किसने लिखा था, अब्दुल हमीद लाहौरी ने। जब वहीं पे चौथा हो जाएगा कि बाबरनामा, तो हम बोले ना कि खुद ही कलाकार था, खुद ही काफी अच्छा कविता वविता बोलता था। इस वजह से जो है कि बाबरनामा किसने लिखा, बाबर ने। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा कौन सा चला गया था, तीसरा, यहाँ पे सही होगा। ठीक है, यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। अब आते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर द क्वेश्चन कह रहा है, द कांग्रेस सेशंस ऑफ 1929 हेल्ड इन द सिटी ऑफ, यानी 2019 का कांग्रेस अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था। क्या किसकी बात कर रहे थे, जो कांग्रेस का हर एक वर्ष में जो मतलब कि अधिवेशन होता था, कह सकते हैं कि जो बैठक होती थी, उसकी बात कर रहा है। तो 2029 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सॉरी 1929 की, सॉरी 1929 की बात कर रहा है, यानी 1929 की बात कर रहा है, 1929 की बात कर रहा है। ये जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, किसका, किसकी बात कर रहा है, अधिवेशन की बात कर रहा है, यानी अधिवेशन की बात कर रहा है। किसकी अधिवेशन, तो कांग्रेस का। किसका बात कर रहा है, तो कांग्रेस का। कांग्रेस का अधिवेशन 2019 में, सॉरी 1929 में कहाँ पे हुआ था, तो हम कह सकते हैं कि जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, लाहौर में हुआ था। अच्छा, कहाँ पे हुआ था, लाहौर में हुआ था। अब इसकी बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन थे, जो 1929 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी अध्यक्ष की बात किया जाए तो इसके अध्यक्ष जो थे नेहरू जी थे। कौन थे, नेहरू जी। यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू हमारे हैं मतलब चाचा जी, उनके मतलब वो क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो इसके अध्यक्ष थे, यानी भारत के प्रथम क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री, वो इसके अध्यक्ष थे। अच्छा, जब अध्यक्ष थे तो इन्होंने क्या किया, इसी समय ये कहा, इसी अधिवेशन में एक कहा कि जो 26 जनवरी 1930 को, क्या कहा, 26 जनवरी 1930 को, इसी दिन कहा कि हम लोग क्या करेंगे, अब मतलब भारत क्या हो जाएगा, मतलब स्वतंत्र, मतलब एक तरीके से आंशिक रूप से भारत क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने क्या रखा, ये प्रस्ताव रखा, कह सकते हैं कि एक तरीके से यहाँ पे इन्होंने क्या रखा, प्रस्ताव रखा कि ये हो जाएगा। और उसी दिन उन्होंने क्या किया, 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ कि मतलब भारत आजाद हुआ, इसके नाम पे क्या किया था, झंडा मतलब कि लहराया था, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो यानी जो 1929 में, यानी कह रहा है कि 1929 का कांग्रेस अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था, तो लाहौर में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, लाहौर। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इन्होंने प्रस्ताव क्या रखा कि भारत क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1930 को आजाद होगा। अच्छा, इसी दिन को अगर बात किया जाए, इसी दिन को 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्या मनाते हैं, फिर गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। ठीक है, इसी यही कारण था कि हम लोग क्या हुआ, हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को तो बन गया था, लेकिन ये था कि भारत की जो आजादी है उसके उपलक्ष्य में जो है हम लोग आंशिक रूप से जो आजादी था उसको भी कुछ नाम दे दिया जाए। इस वजह से 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया था, वहां पे गणतंत्र दिवस मनाया गया था। ठीक है, ये सभी को क्लियर होगा। अब आते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। तो विच विच वन इज करेक्ट अबाउट द आइडिया, ठीक है, ऑफ पैट्रोलिनी, यानी पितृसत्तात्मक विचारधारा में कौन सा कथन सही है। यानी पितृसत्तात्मक समाज क्या होता है, यानी पितृसत्तात्मक देखा जाए एक तरीके से तो जो पिता के बाद पुत्र, हमारा भारत जो है वो कौन सा समाज है, पितृसत्तात्मक ही तो है। यानी पिता के बाद जो प्रॉपर्टी का मालिक होगा, जो घर का मुखिया होगा, वो कौन होगा, पुत्र होगा। फिर पुत्र के बाद पपौत्र जो होता है वो हो जाएंगे, परपोता जिसे हम लोग दादा दादा दादी बोलते हैं, वैसे ही कुछ प्रोसेस होता है। यानी यहाँ पे जो पितृसत्तात्मक जो विचारधारा में कौन सा कथन सही है, ये जो पितृसत्तात्मक है हमें दिया है कि जो मतलब कि जो पिता के बाद अगर बात किया जाए तो कौन मालिक होगा, बेटी तो होगी नहीं,
पिता के बाद जो पिता होंगे, पिताजी के बाद क्या होंगे, बेटे उनके मालिक होंगे, फिर बेटे के बाद उनके बेटे होंगे। इसे हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जो घर का पूरा निर्णय लेने का कार्य, मतलब अगर देखा जाए तो वो कौन करेगा, घर का मुखिया करता है। घर का मुखिया कौन बनेगा, पितृसत्तात्मक समाज में तो जो मतलब कि एक तरीके से कैसे कह सकते हैं जो मेल होते हैं वो बनते हैं। तो पितृसत्तात्मक जो विचारधारा में कौन सा कथन सही है, यानी हमें दिया यहाँ पे केवल पुत्र ही अपने पिता के संसाधनों का दावा कर सकते हैं। एकदम सही है ये, कह सकते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज में जो है पिता ही क्या करेगा, अपने जो यानी अपने पिता के जो संसाधन, यानी जो संसाधन का मतलब ये समझिए कि पैसा संपत्ति जो होगा वो किसके हाथों में जाएगा, तो यानी कि दावा कर सकता है तो बेटा ही कर सकता है। ठीक है, अब हमें दूसरा ऑप्शन दिया है कि इसमें पूछा था सही। ठीक है, तो ऑप्शन तो हमारा ए ही सही है, लेकिन हम लोग नीचे वाला भी थोड़ा पढ़ लिया जाए कौन सा होगा। पुत्र पुत्री दोनों अपने पिता के संसाधनों का दावा कर सकते हैं? नहीं, पितृसत्तात्मक समाज में कौन करेगा, सिर्फ पुत्र ही करेगा। कौन करेगा, पुत्र ही करेगा। लेकिन 2005 में जो कानून बनाया गया उसमें सरकार ने कहा कि नहीं, जो भारत जैसे देश में भी बेटियों का भी अधिकार है। लेकिन अगर पितृसत्तात्मक समाज की बात करें तो फिर कानून मायने नहीं रखेगा वहां पे। अब आते हैं, देखिए अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, अगला जो स्टेटमेंट है, केवल पुत्र ही अपने पिता के संसाधनों का दावा कर सकती है। जब पुत्री करेगी तो वहां पे क्या होगा, मातृसत्तात्मक समाज हो जाएगा। जब पुत्री करेगी तो कौन सा समाज होगा, मातृसत्तात्मक, यानी कि वहां पे जो प्रधानता होगी किसकी होगी, माता की होगी, न कि मतलब कि लड़कों का नहीं होगा। वहां पे क्या होगा, लड़कियों की क्या होगी, प्रधानता होगी। यानी कि मम्मी के बाद अगर बात किया जाए किसकी संपत्ति होगी तो उनकी बेटी का होगा, बेटी के बाद फिर बहू कहाँ पे जाएंगी ये भी तो बात है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन चला जाएगा, सभी संसाधनों का परिवार के सदस्यों में समान वितरण किया जाएगा, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। यानी हमारा जो ऑप्शन चला जाएगा वो कौन सा है, पहला क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी राइट की बात करी जाए तो पहला सही है। ठीक है, यानी कि जो पिता के बाद कौन मालिक बनेगा, पुत्र ही मालिक बनेगा। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। पुलाज की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पुलाज। यानी पुलाज भूमि किस श्रेणी की भूमि के लिए प्रयुक्त होता है। अच्छा, पुलाज मतलब हमें चार तरीके का, एक होता है बंजर होता है, ठीक है, एक होता है पर्वती। तो हमें जो मतलब यहाँ पर जो पुलाज दिया है किस भूमि की श्रेणी के लिए प्रयुक्त है, यानी हमें चार ऑप्शन दे दिया। चारों ऑप्शन में से वो पहला ऑप्शन जो कह रहा है कि वह भूमि जिसे एक वर्ष के लिए, किसके लिए, एक वर्ष के लिए खेती से बाहर रखा जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूछ रहा है। फिर दूसरा हमें दे रहा है कि वह भूमि जिसे 3 या 4 वर्षों तक बंजर रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं। फिर इसके बाद जो हमें क्या कह रहा है, 3 या 4, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया जाए, वर्षों से मतलब कि क्या बंजर रखा जाए। फिर हमें तीसरा जो कह रहा है, वह भूमि जो 5 वर्ष, किसके लिए, 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक, मतलब उसको सिंचित से जो इसका मतलब कि कह सकते हैं उसमें खेती ना किया जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। और मैं पांचवा जो चौथा ऑप्शन दिया, वो भूमि जो प्रत्येक फसल के लिए सालाना खेती की जाती है। तो यानी हमें चारों में से दिया है कि किस मतलब जो पोलाज है क्या किस श्रेणी की भूमि के अंतर्गत आता है। तो वह जो हमारे यहाँ पे चौथा ऑप्शन चला जाएगा, वह भूमि जो प्रत्येक फसलों के लिए, ठीक है, सालाना खेती की जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलाज। अब वहीं पे जो बोल रहा है कि 5 या उससे अधिक, जब हम 5 या उससे अधिक वर्षों के लिए भूमि को किसी मतलब छोड़ देते हैं, हम खेती नहीं करते, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बंजर भूमि। क्या बोलते हैं, बंजर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बंजर। क्या हो जाएगा, बंजर। अब वहीं पे जो तीसरा हमसे दूसरा जो कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो भूमि जैसे 3 या 4 वर्षों के तक बंजर रखा जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं चचार भूमि। क्या बोलते हैं, चचार। एक वर्ड इंग्लिश में भी इसको चचार ही बोलते हैं। चचार का मतलब होता है कि 3 या 4 वर्ष के लिए उसमें क्या किया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, बंजर रखा जाए, 3 या 4 वर्ष के लिए छोड़ दिया जाए। फिर कहा कि नहीं, 4 वर्ष के बाद 5वें वर्ष में मन हुआ कि चलो खेती किया जाएगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं चचार। वहीं पे जो ये 5वां हमसे पूछ रहा है कि चौसे पहला पूछ रहा है, वो भूमि जैसे 1 वर्ष के लिए खेती से बाहर रखा जाए, यानी कहा जाए कि नहीं अब 1 साल तो इस पे खेती करना नहीं है, क्योंकि इस साल हमारा फसल जो है वो नुकसान हो गया, और आने वाले साल में भी मुझे संभावना है कि फसल खराब होने वाली, तो 1 साल के लिए उसको छोड़ दिया जाए। उसको हम लोग बोलते हैं परौती। क्या बोलते हैं, परौती। ठीक, परौती बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है। अब आते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, हु वाज द पॉलिटिकल, ठीक है, मेंटर ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि जो महात्मा गांधी थे उनके गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के जो गुरु थे वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। अच्छा, इनके गुरु कौन थे, तो हम कह सकते हैं कि जो एमजी रानाडे थे वो क्या थे, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अशोक के शिलालेखों का प्रकाशन करने के साथ कौन सा जुड़ा है, तो हम कह सकते हैं अशोक का, ये देखिए हर साल लगभग
हर साल ही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। हु वाज द एसोसिएटेड विद द पब्लिशिंग अ सेट ऑफ अशोक इंस्क्रिप्शन, यानी कि अशोक के शिलालेख से संबंधित कौन है। ये क्वेश्चन हर साल पूछता है कि हर अशोक का जो शिलालेख है कौन किसने पढ़ा था, ये भी क्वेश्चन हर बार पूछ ही रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो पूछा है पहला कि अशोक के शिलालेख का जो प्रकाशन के साथ कौन सा जुड़ा है, तो हमसे कह सकते हैं जेम प्रिशेप, यही था जो अशोक का शिलालेख, सॉरी शिलालेख जो था सबसे अभिलेख जो था सबसे पहले पढ़ा था। क्या किया था, सबसे पहले पढ़ा भी था, और वो खरोष्टी और किस लिपि में थे, ब्राह्मी लिपि था। कौन सा था, खरोष्टी प्लस ब्राह्मी। ये पूछा भी है, ठीक है, ये पूछा भी है, यानी खरोष्टी और ब्राह्मी जो है उसको पूछा भी है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो जेम्स प्रिशेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वहीं पे हमें तीसरा ऑप्शन जो दिया है अलेक्जेंडर कनिंघम, तीन हम लोग बोलते हैं फादर किसका, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है, आर्कोलॉजिकल क्या बोलेंगे, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसके क्या है, ये जनक है। कौन, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। ये क्या है, जो भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है उसके क्या है, ये कह सकते हैं जनक, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अच्छा, हमें दे दिया है एक लिस्ट दिया है, यानी कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के साथ क्या करने के लिए दे दिया है, यहाँ पे मैच करने के लिए, यानी लिस्ट 1 और लिस्ट 2। अच्छा, जो यहाँ पे पहला वर्ड दिया जामा, फिर दूसरा वर्ड दिया दीवान, और तीसरा आमिल गुजार, और चौथा क्या है, हासिल। यानी चारों को क्या करना है, लिस्ट 1 से लिस्ट जो लिस्ट 2 है उसको क्या करना है, मैच कराना है, ठीक है। तो यानी लिस्ट 1 जो है यहाँ पे कह रहा है कि जो जामा होता है, जामा का मतलब क्या होता है, जो पैसा इकट्ठा कर, हम लोग पैसा अगर एक जगह पर रखते हैं तो उसको क्या, संग्रहित तो नहीं बोलते, पैसा जमा करना, क्या बोलते हैं, जमा करना। तो वो क्या हो जाएगा, जमा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, जमा। तो जो जमा होगा वो क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं जो हमारा मूल्यांकित राशि हो जाएगा वो क्या होता है, जमा, ठीक है। कि जो दूसरा हमसे कह रहा है, दूसरा जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो दूसरा है दीवान, क्या कह रहा है, दीवान। दीवान का मतलब क्या होगा, तो दीवान का मतलब होगा कि जो राजकोषीय यानी कि प्रणाली का क्या करें, यहाँ पे निगरानी करे, राजकोषीय प्रणाली का क्या करे, निगरानी करे। तो यानी हमारा पहला का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तीसरा, और चौथा इसका क्या हो जाएगा, तो दूसरा का क्या हो जाएगा यहाँ पे, चौथा, क्या हो जाएगा, चौथा। वहीं पे जो अमिल गुजार है उसकी बात करें तो अमिल गुजार जो होता है वो क्या होता है, तो हमसे कह सकते हैं कि एकत्रित की गई राशि, क्या बोलते हैं इसको, एकत्रित यानी इकट्ठा की गई जो राशि होती है, पैसा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमिल, अमिल गुजार, क्या बोलते हैं, अमिल गुजार। वहीं पे जो चौथा है हासिल बोल रहा है, तो हासिल का मतलब क्या होता है, राजस्व संग्राहक, क्या बोलते हैं, हासिल मतलब कि राजस्व संग्राहक को हम लोग क्या बोलते हैं, फिर राजस्व संग्राहक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हासिल। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन जो चला जाएगा तीसरा, चौथा और ए, यानी कि पहला, तीसरा, चौथा और पहला, यानी ऑप्शन हमारा ये यहाँ पे हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा, ठीक है। और अगला नंबर क्वेश्चन जो है, ठीक है, इन विच लैंग्वेज द, ठीक है, चंडी मंगला कविता पोयम हैज बीन कंपोज्ड, यानी कि जो चंडी मंगला कविता है, ठीक है, किस भाषा में रचित है, यानी किसकी बात करें, चंडी मंगला कविता की बात करें, किस भाषा में क्या है, रचित है, ठीक है। तो जो चंडी मंगला कविता है वो किस भाषा में है, तो बंगाली में, किसमें है, बंगाली, यानी बंगाली कवित्री ने, ठीक है, अपनी आत्मकथा को, ठीक है, लिखा, उसको हम लोग कह सकते हैं कि जो चंडी मंगला कविता है किस भाषा में है, तो बंगाली में। तो बढ़ते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। जो अगला नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो वाज नो एज फ्रंटियर गांधी, यानी कि जो फ्रंटियर गांधी, यानी जो फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन, मतलब किसको जाना जाता है, ये कह सकते हैं जो फ्रंटियर गांधी है, ठीक है, किसको जाना जाता है फ्रंटियर गांधी के नाम से। तो यानी जो खान अब्दुल गफ्फार खान है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो मतलब कि जो फ्रंटियर गांधी होते हैं इनको हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, किसको, तो खान जो ये खान अब्दुल गफ्फार खान है इनको बोला जाता है। अब आते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन विच लैंग्वेज वाज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड, यानी कि इलाहाबाद जो स्तंभ किस भाषा में रचित है। तो जो इलाहाबाद यानी स्तंभ है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, तो स्तंभ जो है ये किस भाषा में, तो संस्कृत में, किस भाषा में, तो संस्कृत में। अच्छा, इसका जो कह सकते हैं कि किसने मतलब कि लिखा था, तो हरिशेन ने, किसने लिखा था, हरिशेन ने, ठीक है। तो किस भाषा में है, तो संस्कृत में। कौन सा जो अभिलेख यानी जो सॉरी स्तंभ लेख है, तो कौन सा, तो इलाहाबाद का, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अब पूछ रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिगन इट्स सेशन ऑन, यानी संविधान सभा ने अपने सत्र कब प्रारंभ किया, यानी जो संविधान सभा का पहला सत्र है वो कब प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन हमें दिया है 1900, यहाँ पे जो 16 मई 1946, तो हम कह सकते नहीं, इस टाइम नहीं हुआ था। अब दूसरा पूछ रहा है कि 26 जुलाई 1945, तो ये भी गलत है। तीसरा 9 दिसंबर 1946, तो हम कह सकते हैं हाँ, जो संविधान सभा था इसका जो पहला सेशन स्टार्ट होता है वो कब होता है, तो 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट होता है। वहीं पे बात करते हैं कि जो इसके यहाँ पे जब स्टार्ट होता है तो ये होता है कि संविधान सभा के लोगों का ये राय होता है कि जो इसके अध्यक्ष कौन बनेंगे। तो यहाँ पे जो इसके यहाँ पे एक अध्यक्ष कौन बनेंगे,
ये होता है जो प्रस्ताव होता है कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो संविधान सभा के लोग ने डिस्कस करते हैं कि नहीं, जो सबसे वरिष्ठ हमारे बीच में है वो क्या बनेंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष बनेंगे। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, ठीक है, सच्चिदानंद, कह सकते हैं जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, उनको क्या बनाया गया था, संविधान सभा के अध्यक्ष बनाया गया। तो कैसा अध्यक्ष थे वो, तो अस्थायी थे, क्या थे, अस्थायी थे, ठीक। लेकिन जब वही बात करें कि जब यही बैठक 9 की बात कब हुई, 11 दिसंबर को हुई, तो वहां पे स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। तो यानी जो हमारी पहली बैठक कब हुई थी, तो बोल रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मतलब संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। जो अगला नंबर क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज शिल्पाधिकारम, ठीक है, हैज बीन रिटन, यानी कि शिल्पाधिकारम किस भाषा में लिखा गया। तो हम कह सकते हैं जो शिल्पाधिकारम किससे कहाँ से संबंधित है, तमिल वाले क्षेत्रों से संबंधित है। तो हम कह सकते हैं कि जो तमिल है, शिल्पाधिकारम किस भाषा में लिखा गया, तो तमिल में लिखा गया। किस में लिखा गया, तमिल में। अब आते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। जो अगला नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अब हमें यहाँ पे लिस्ट दे दिया, मतलब कि देखिए इस टाइप से जो क्वेश्चन अगर देखा जाए अपने 2023 वाले में, तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तो लिस्ट वाला ही पूछा था। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से भी अपने आप के मतलब हमें क्या करना, अपने आप को प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लिस्ट यहाँ पे दे दिया हम 1917। अच्छा, तो ये मतलब कि कह सकते हैं कि गांधी युग से संबंधित है। किससे संबंधित है, गांधी जी का जो समय था उससे संबंधित है। 1917 में कौन था, गांधी जी 1900 के बाद का ही सारा क्रम दिया। तो 1917 में क्या हुआ था, तो हम कह सकते हैं चंपारण, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को जब वापस आए थे, तो कह सकते हैं कि सबसे पहले उनको बिहार गए थे। बिहार के कौन से क्षेत्र 1917 में, तो बिहार में, ठीक है। बिहार में जब गए थे तो वो नील की खेती के लिए जो किसानों के साथ मतलब जो उनका मूवमेंट था, तो वो कह सकते हैं चंपारण। क्या हो जाएगा इसका, जो कौन सा हो जाएगा, तीसरा। अब 1919 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो रोलेक्ट एक्ट जो था वो हुआ था। यानी यहाँ पे जो 1919 का क्या हो जाएगा, पहला। इसमें जो रोलेक्ट एक्ट कानून था, ना अपील ना दलील ना वकील, जिसे हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, काला कानून, ठीक है। तो उसकी बात कर रहे हैं वही 1930। तो हम लोग पढ़ेंगे दांडी, जो दांडी मार्च था वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दांडी मार्च। यानी तीसरा का कौन सा हो जाएगा, चौथा। 1921 की बात कर रहा है, तो 1921 में क्या हुआ था, तो खलीफा जो मोमेंट था, खलीफा जो खिलाफत जो आंदोलन था वो हो जाएगा। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा इसका दूसरा, ठीक। तो यानी जो यहाँ पे दांडी मार्च की बात कर रहा था, ये कब स्टार्ट हुआ था, तो इसकी थोड़ी सी डेट देख लिया जाए तो हम लोग कह सकते हैं 12 मार्च 1930 को हुआ था। और कब चला था, 6 अप्रैल 1930 तक क्या चला था, ये मोमेंट चला था। किसके द्वारा चलाया गया था, गांधी जी के द्वारा, ठीक है। तो यानी थोड़ा अब ये हो गया चारों। अब ऑप्शन मिलाते हैं कि पहला का तीसरा और दूसरा का क्या हो जाएगा, पहला का तीसरा, दूसरा ये तो कट जाएगा, ये भी कट गया। अब इसमें आते हैं तीसरा का चौथा, तो ये भी कट गया, तीसरा का चौथा ये है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अच्छा, यहाँ पे भी हमें ये लिस्ट वाली चौथा ही नहीं, मतलब पांचवा ही क्वेश्चन किस तरीके का है, लिस्ट वाला ही। अच्छा, तो यहाँ पे गृहपति शब्द दिया है। गृहपति का मतलब क्या होता है, तो जो घर का स्वामी हो, घर का मुखिया, उसको हम लोग क्या, जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड हो, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गृहपति बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा हमें दिया आदिमयी। क्या दिया है, आदिमयी। यानी कि जो अधिमयी होता है वो किसको बोलते हैं हम लोग, तो जो अधिमयी का मतलब होता है जो दास होता है, क्या होता है, दास। दास जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिमयी, ठीक है। वहीं पे जो बेल्लार दिया है हमें, बेल्लार वर्ड जो दिया है वो किससे संबंधित है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बेल्लाल होते हैं वो हल चलाने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे बेल्लाल बोलते हैं। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा इसका चौथा। वहीं पे जो उझावर दिया, उझावर का मतलब क्या होगा, जो बड़े भूमि के मालिक होते हैं उसको, सॉरी, उझावर किसको बोलेंगे, तो उझावर का मतलब ये हो जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, गृहपति का मतलब ये हो जाएगा कि हल चलाने वाले व्यक्ति को, सॉरी, जो गृहपति का मतलब हो जाएगा जो घर का क्या हो, मुखिया हो। यानी कि पहला का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तीसरा हो जाएगा। और इसके बाद अगर वही अधिमयी का मतलब क्या होता है, तो अधिमयी का मतलब हो जाता है दास। क्या होता है, दास, ठीक। अधिमयी का मतलब हो गया दास। और जो बेल्लार का मतलब होता है वो क्या हो जाएगा, तो बेल्लार का मतलब होता है कि बड़े भूमि का स्वामी, सॉरी ये वाला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। बड़े भूमि का क्या होगा, स्वामी। जो बड़े भूमि का मालिक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेल्लार। तो यानी दूसरा हो जाएगा। और जो बचा है पहला, सॉरी, जो इसका हो जाएगा वो चौथा का क्या हो जाएगा, चौथा। तो इस हिसाब से हमारा जो उझावर होता है वो हल चलाने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, उझावर बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, ये जो तीसरा होगा वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला का तीसरा, दूसरा का पहला,
यानी गृहपति का मतलब होता है कि घर का जो मुखिया होगा, जो घर के सारी चीज़ों का मालिक होगा, संपत्ति का मालिक होगा, उसको हम लोग बोलते हैं गृहपति। और वहीं पे जो अधिमय का मतलब होता है दास। दास का मतलब सिंपल भाषा में जो किसी के अंडर में होकर कार्य करता था उस दौरान, ठीक है? और हो सकता है उसको किसी प्रकार का फ्रीडम ना होता था, उसको हम लोग बोलते हैं दास। वहीं पे जो बेल्लार दिया है, बेल्लार का मतलब क्या होता है? जो बड़े बहुत बड़े भूमि का मालिक हो, जिसे हम लोग आज बोलते थे जमींदार बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या एक ज़माने में मतलब एक वर्ड क्या होता था? बेल्लार, ठीक है? और इसके बाद जो चौथा उजावर का मतलब जो हल चलाने यानी कि खेती करने वाले जो व्यक्ति होते थे उसको मतलब जो हल चलाते थे खेती करने के दौरान, उसको हम लोग बोलते थे उजावर, ठीक? अब आते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर पे क्वेश्चन इसी तरीके का है, लिस्ट वाला ही है। तो गाँव का प्रधान, तो ये मुकद्दम जो होता था वो गाँव का क्या होता था? प्रधान होता था, ठीक है? वहीं पे बात करें किसान, किसान जो हो जाएगा उसको हम लोग बोलते थे पाही कस्ता। क्या बोलते थे? पाही कस्ता। वहीं पे कृषि मजदूर को हम मजदूर ही बोलेंगे, ठीक है? और इसके बाद जो हमें चौथा होगा अनिवास कृषि, तो ये होगा रैयत। अनिवासी कृषि का रैयत का मतलब, अनिवासी कृषि का मतलब कृषक का मतलब होगा रैयत। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो पहला का चौथा लगभग सभी में है। अच्छा, और दूसरा का क्या होगा? दूसरा इसी में नहीं है, इसमें है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा पहला, ठीक है? इसी के साथ आप लोगों का जो 2023 का है एनसीटी का जो क्वेश्चन हिस्ट्री का था वो क्या हुआ? कंप्लीट हो रहा है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर जरूर क्वेश्चन सॉल्व करके ही जाए, इससे 100% चांस होता है कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे के ही आधार पे आप चाहे तो अपनी पढ़ाई की अगली जो प्लानिंग होती है वो कर सकते हैं, ठीक है? तो कैसा लगा सेशन आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ धन्यवाद।